नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं यहाँ पर लगातार ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करता हूँ। आप मेरे साथ इस YouTube चैनल पर भी जोड़ सकते हैं। आज हम लोग 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को देखा था। एक और 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट देखने के पहले एक और संशोधन हम लोगों को देखना ज़रूरी है, वो है 1781 का संशोधित अधिनियम। ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। इसमें क्या था, 1781 का संशोधित अधिनियम जो था, इसमें था सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध उन कार्यों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किए हो। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था कलकत्ता में, उनके द्वारा कंपनी के किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ये बात है। दूसरा था, कंपनी के राजस्व कलेक्टरों एवं कानूनी अधिकारों को भी सरकारी अधिकारी के रूप में किए गए कार्यों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से मुक्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के सदस्यों को भी यह उन्मुक्तता प्रदान की गई थी और कानून बनाते समय तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किए जाने के निर्देश दिए गए थे। ये था 1781 का संशोधित नियम, जो कि बहुत ही शॉर्ट में था। अब हम लोग आज चलेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कि बहुत ही गेम हुआ, बहुत बड़ा गेम हुआ एक तरह से, और ये काफ़ी पॉपुलर है, पूछता भी है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या है। तो चलिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है, ये इसका वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये पारित हुआ था। इसकी कहानी क्या है उसको समझेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर कंपनी एवं संसद के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। इसी कारण 1782 में हाउस ऑफ कॉमन्स में हेस्टिंग्स को वापस बुला लेने का प्रस्ताव भी पारित हुआ, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने संसद की इच्छा की अवहेलना कर दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या था? जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका हाउस ऑफ कॉमन्स था, जो कि लंदन में था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये पारित किया प्रस्ताव कि भाई वारेन हेस्टिंग्स को बुला लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने मन का कर रहा है। ये प्रस्ताव जो पारित हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इनको अभी समय दिया जाना चाहिए। इन स्थितियों से निपटने के लिए कंपनी पर नियंत्रण के लिए 1783 में इंग्लैंड के तत्कालीन नॉर्थ फॉक्स मंत्रिमंडल में फॉक्स इंडिया बिल संसद में पेश किया गया। अब ये मामला जो है आमने सामने का हो गया, हाउस ऑफ कॉमन्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो वहाँ का जो सरकार था, वहाँ की जो सरकार थी तत्कालीन नॉर्थ फॉक्स गवर्नमेंट, वो जो है फॉक्स इंडिया बिल संसद में पेश की। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक पारित हो जाने के बावजूद सम्राट जॉर्ज तृतीय के विरोध के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक पारित हो गया, फॉक्स इंडिया बिल, किसके खिलाफ? वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। लेकिन वहाँ के जो सम्राट थे, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेन प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने ये विधेयक को अस्वीकार कर दिया। यानी कि उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पे जो कार्रवाई किया जाना था, या वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ जो भी नीति सामने आया था उसके खिलाफ में, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग्स पे किसी भी तरीके का जो है दोषारोपण होता, उससे साफ मना कर दिया कि ये नहीं किया जाना चाहिए। कौन मना किया? तो सम्राट ने। और फॉक्स मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। और जब ये बिल पास नहीं हुआ तो नॉर्थ फॉक्स है, उनका मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। अगली सरकार पीट द यंगर ने बनाई, जिसने 1784 में संसद में फिर से इंडिया बिल पेश किया। फिर से इंडिया बिल को पेश किया गया। नया सरकार जो पीट द यंगर के द्वारा बनाया गया, उन्होंने पेश किया, पर फॉक्स के विरोध के कारण विधेयक गिर गया। अब फॉक्स जो पहले से विरोध में थे और उनका गवर्नमेंट को गिराया गया था, तो अब की बार जो है वो विरोध में आ गए कि भाई किस तरीके से आप ये पास कराएंगे, हम देखते हैं। और वो विरोध किए और इससे क्या हुआ, विधेयक गिर गया।
संसद भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए गए, जिसमें पीट भारी बहुमत से विजयी हुए। फिर से पीट जो है, पीट द यंगर आ गए। उन्होंने कुछ संशोधनों के साथ अपना इंडिया बिल फिर से संसद में रखा गया, जो पारित हो गया और यह 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। तो पीट द यंगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पीट्स इंडिया एक्ट को 1784 में पास करवाया, इसीलिए इस एक्ट का नाम पीट्स इंडिया एक्ट है। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, पहला जो था प्रावधान उसमें था कि छह कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। 2 चीज़ों का गठन हुआ, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यह 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ही दोनों का निर्माण किया गया, दोनों का गठन किया गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका सदस्य का नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेंगे। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। तो इस तरीके से 6 लोगों का जो है शुरुआत में गठन हुआ। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक है, बम्बई और मद्रास को भी जो है 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अधीन कर दिया गया, के अंतर्गत कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। ठीक है, वहाँ के भी गवर्नर जनरल जो है वही रहेंगे जो कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। ये 4 थे पहले, उनका जो है संख्या 3 कर दिया गया। आगे देखते हैं। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों की पहली बार, यहाँ तक है, भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों की पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड इंडियन रीजन, ये पहला बार घोषित किया गया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 5वां है, संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र तथा आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सम्मुख में सारे पत्र और आज्ञाएं रखे जाते थे। कंपनी के डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, की एक गुप्त सभा बनाई गई जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसका एक गुप्त सभा बनाया गया और उसका अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी सदस्यों, जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी, वो सारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ से सभी सूचनाओं को भारत भेजा करते थे। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। अब 2 गवर्नर को और जोड़ा गया है इसमें, ब्रिटिश हुकूमत में डायरेक्ट नियंत्रण में बंगाल का गवर्नर जनरल के, तो उसको सहायता करने के लिए 3-3 सदस्य को और उसमें जोड़ा गया। देसी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। ये एक महत्वपूर्ण जो है बदलाव उसमें किया गया था कि किसी भी देसी राजा से कोई भी गवर्नर जनरल, जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे, उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स जैसे थे, तो जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे तो कंपनी का जो डायरेक्टर्स जो थे उनसे अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी था कि आप संधि करने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी भारतीय राजाओं के साथ में, तो भारतीय राजाओं से अब जब आप संधि करेंगे एज अ गवर्नर जनरल, तो उसके पहले आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उससे अनुमति लेना पड़ेगा। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखिए, पिछला 1781 का अधिनियम में देखे थे हम लोग, जो शुरू में स्टार्टिंग में इस ऑडियो आर्टिकल के स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे कि 1781 में जो है अधिनियम का जो संशोधन हुआ उसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कंपनी के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो 1784 में उसको पलटा गया और अब जो है भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए अगर कोई कुछ किया है, जैसे क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स पे बहुत सारे आरोप थे जबकि ये बहुत ऊंचे दर्जे के पदाधिकारी थे, तो बोला कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी अंग्रेज अधिकारी के ऊपर मुकदमा चलाना है
तो वो इंग्लैंड से चलाया जाएगा, इसीलिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ये गवर्नर जनरल थे उस वक़्त वारेन हेस्टिंग्स। ये 1784 में पारित हुआ था ब्रिटिश संसद के द्वारा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।